नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय है और आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे सुमेरियन सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक लाइफ यानी कि आर्थिक जीवन में। हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें थीं जो इनके आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालती थी, कौन कौन सी शक्तियाँ थीं, कौन कौन से पिलर्स थे जो इनके इकोनॉमिक लाइफ को बेहतर बनाते थे। और हम ये भी देखेंगे कि क्या इनका जो व्यापार था वो एक सफल व्यापार के रूप में देखा जा सकता है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हम ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन, या जब आप देखेंगे कि जब हम विश्व की पुरानी सभ्यताओं को पढ़ते हैं तो ये अच्छा होगा कि आप उन्हें रिलेट करके पढ़ें। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं सिविलाइजेशंस के बारे में तो आप ये देखेंगे कि सुमेरियन हो गया, या एक बेसिक तौर पे हम कह लें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई, या इजिप्शियन हो गई, या रोमन सिविलाइजेशन हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। इन सभी सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि आर्थिक जीवन एक मोटे तौर पे सेम ही था। सेम का मतलब ये है कि जो ताकतें थी, जो पावर्स थी जो इन्हें सपोर्ट करती थी इकोनॉमी को, वो सेम ही थी। देखते हैं कि हर सभ्यता में कृषि एक प्रधान रूप में आती है, पशुपालन आता है, व्यापार आता है, उद्योग आते हैं। तो ये सब हर सिविलाइजेशन में कॉमन होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद भी रहेंगी और आपको मैटर भी आपके पास लिखने या बोलने के लिए पर्याप्त रहेगा। जब हम बात करते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी की तो हम देखते हैं कि यहाँ मुख्यतः आप 2 या 3 पावर्स आप कह लीजिए जो इन्हें सपोर्ट करती थी सुमेरियन की इकोनॉमी को। पहले नंबर पे हम ले लेते हैं वहाँ के लैंड को, दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट, और तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। लैंड आप ये जानते ही हैं कि सुमेरियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया का एक पार्ट है। तो दजला और फरात नदी के आसपास ही इसके जितने भी शहर हैं वो बसे हुए थे। तो हम ये देखते हैं कि पुराने समय में नदियों में बाढ़ काफ़ी आती थी, चाहे आप इजिप्ट मिस्र की नील नदी ले लीजिए, या यहाँ की दजला फरात ले लीजिए, या सिंधु घाटी की इंदस नदी ले लीजिए, सिंधु नदी। तो जब ये इनमें बाढ़ आती थी तो ये आसपास के लैंड पे बहुत सारी फर्टाइल सॉइल लाती थी, और वो मिट्टी जब सेटल हो जाती थी तो इन्हें एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा काम हेल्प करती थी। कई कई जगहों में तो हम देखते हैं कि इन्हें सिर्फ बीज छिड़क देने होते थे और फसल तैयार हो जाती थी। तो इस तरीके की फर्टाइल लैंड हमें देखने को मिलती है नदियों के कारण। इस वजह से भी कृषि को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ये अपने जितनी इनकी लिमिट होती है उससे ज़्यादा ये अनाज को पैदा करते हैं और उसका एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो हम अभी आगे ये देखेंगे कि जब ये अपने विदेशी संबंधों को स्थापित करते हैं तो उसमें इनका जो समुद्री यातायात है वो बहुत ही कारगर होता है। ये समुद्र के माध्यम से बहुत सारी जगहों पे जाके अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, और जितनी भी उस समय की सभ्यताएं थीं लगभग इनका सभी से संबंध था। हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट यानी कि लिपि का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि जो व्यापार होता था वो बिना रिटन रिकॉर्ड्स के करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो इनके जो इंटरनल व्यापार होते थे, जो इनके अंदरूनी व्यापार होता था, वो उसमें लिपि का बड़ा महत्व होता था, क्योंकि जितने भी चीज़ें होती थी वो सभी रिटन फॉर्म में होती थी। तो उसमें इनकी जो स्क्रिप्ट है, कीलाक्षर लिपि जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही मददगार रही इनकी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अब देखते हैं कि इनके पास ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती थी। तो पहले नंबर पे हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर पे। अभी मैंने बताया ही कि एग्रीकल्चर
के लिए लैंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्हें फर्टिलिटी प्रोवाइड करता था, और बहुत तरह तरह की ये लोग अनाज भी उगाते थे, फल उगाते थे, गेहूँ हो गया, जौ हो गया और खजूर हो गया। ऐसी चीज़ें ये बहुत अच्छी मात्रा में उगाते थे, इतना उगाते थे कि सरप्लस हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था, तो इन्हें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता था। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि जो यहाँ की मैक्सिमम भूमि होती थी, जो ज़मीन होती थी, उन पे मंदिरों या मैं कह लूँ पुरोहितों का अधिकार होता था। ऐसा नहीं है कि पूरा ही पुरोहितों का होता था। दो तरह की ज़मीन होती थी, जिसमें एक निजी ज़मीन हो जाती है, जो पर्सनल ज़मीन होती है, जो एक व्यक्ति के पास रहती है, और एक होती है जो पुरोहित या फिर मंदिरों के अधिकार में होती है, जिसमें वो खेती कराने के लिए लोगों को हायर करते हैं, या आप कह लीजिए जो निम्न वर्ग होता था वो इनमें खेती करता था। लगभग कुछ जो पूरा एरिया था इनका, उसका कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 16.5% ज़मीन इनके मंदिरों के हक में होती थी, और जो थोड़ी बहुत इधर उधर की ज़मीनें होती थी वो निजी होती थी। हम देखते हैं कि सभी ज़मीनें कृषि के लिए नहीं इस्तेमाल होती थी। कुछ ज़मीनों में मंदिरों के द्वारा जो है बगीचे लगवाए जाते थे, वहाँ तरह तरह के फूल होते थे, और खेती जो होती थी उसमें हम ये देखते हैं कि जौ बहुत ही प्रमुख अनाज था वहाँ का। बहुत सारे तरह के हम देखते हैं क्रॉप्स होती थी, लेकिन उसमें जो बार्ली है, जो जौ है, वो एक प्रमुख अनाज के रूप में था। अगले पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो पशुपालन सामने आता है, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। कई तरह के एनिमल्स या जानवर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गाय, बैल, सूअर, खच्चर, गधे, और बहुत तरीके के जानवर देखने को मिलते हैं। घोड़ों का यहाँ पे जिक्र नहीं होता है, घोड़ों की इन्हें अश्व की जानकारी नहीं थी। जानवरों में हम देखते हैं कि तरह तरह के जानवरों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता था। जैसा कि जो दूध की बात हम कर लें तो गाय और बकरियां दूध के लिए इस्तेमाल में आती थी, और गायों से ही हम देखते हैं कि बैल जो है इनके हल चलाने के काफ़ी काम आते थे। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि हल इनके काफ़ी प्रमुख टूल में से आता है। यहाँ तक कि जो एक काफ़ी बड़े हिस्टोरियन हैं हेनरी ल्यूकस, उन्होंने ये कहा था कि ये एक हल प्रधान संस्कृति है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हल कितने अधिक मात्रा में यहाँ प्रयोग होता होगा। देखते हैं कि जो सामान ढोने के लिए जो लगेज होता था, उसको कैरी करने के लिए ये गधे, खच्चर इनकी सहायता लेते थे, और भेड़ों का इस्तेमाल ऊन के लिए लिया जाता था। वहाँ उससे कपड़े बनते थे। हम देखते हैं कि जो इनके कपड़े होते थे वो मैक्सिमम वुलन क्लोथ्स होते थे, और बाकी भी होते थे, लेकिन जो महत्वता थी सबसे ज़्यादा वो वुलन क्लोथ्स की थी। इनके यहाँ हंटिंग की भी प्रथा थी, शिकार भी करते थे ये लोग अपने मांसाहारी जिन्हें कहते हैं, मांसाहार के लिए तरह तरह के जानवरों का शिकार होता था। मछलियों का भी पालन होता था, मछलियाँ भी खाने में प्रचलित थी। तीसरे पॉइंट पे जब हम आ जाते हैं तो उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज, उत्पादन किस किस चीज़ का होता था, तो हम देखते हैं कि इनके पास कच्चे माल की बहुत कमी थी। जो रॉ मटेरियल होता था किसी भी धातु का या किसी भी चीज़ को बनाने का, वो इनके पास काफ़ी लिमिटेड मात्रा में होता था, तो इन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से आयात करना पड़ता था जो रॉ मटेरियल होता था। और इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं मुख्यतः इनके पास वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग ही होता, मेटल इंडस्ट्रीज़ एंड क्लोथ इंडस्ट्रीज़ जिन्हें हम कहते हैं। क्लोथ में अब जैसा कि मैंने अभी बताया ही कि वुलन क्लोथ्स ज़्यादा प्रचलन में थे, और मेटल इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि सोने का काम यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से होता था। इतना अच्छे तरीके से सोने का काम होता था कि उतना उस समय कहीं भी नहीं होता था। तरह तरह के जो ज्वेलरीज़ हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, या फिर आप कह लीजिए जो पॉटरी हो गई, उन सब का धातुओं से बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता था, जो
बैलगाड़ी होती थी, उसमें हम देखते हैं पहियों पे तांबे का वर्क होता था, उस पर परत चढ़ा दी जाती थी ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे, और चमड़े की परत चारों तरफ चढ़ाई जाती थी ताकि वो चलने में बढ़िया लगे। इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। और जब आखिरी बात पे हम आते हैं तो व्यापार और वाणिज्य, जिसे हम ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से जानते हैं। व्यापार के मामले में इनकी बहुत ही अच्छी कंडीशन थी कि इनके पास माल की तो कमी थी, लेकिन उसको इन्होंने अपने जो समुद्री ट्रांसपोर्ट की जब मैंने बात की थी तो उन्होंने उसके द्वारा इसे बहुत ही ना के बराबर वो प्रॉब्लम रह गई थी इनके लिए। उनके कोई व्यापार के विकसित होने में कोई वो बाधा नहीं बना इनके कच्चे माल की कमी, क्योंकि ये इंपोर्ट तो करते ही थे, साथ ही साथ जो अपना जो सरप्लस हुआ अनाज होता था उसे ये एक्सपोर्ट करते थे, जिससे इनके इकोनॉमी बैलेंस में चलती थी। हम देखते हैं कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने फॉरेन रिलेशंस किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता से हो गया, या फिर ऊपर साइड में आप जाएंगे तो जो यूनान हो गया या फारस हो गया, ईरान हो गया, इन सब जगहों पे इनके व्यापारिक संबंध थे। और हम देखते हैं कि जो इनके अंदरूनी व्यापार होता था, जो सुमेरिया में होता था या सुमेरियन सभ्यता में होता था, वहाँ पे हम देखते हैं कि व्यापार में लिपि का तो बहुत बड़ा रोल था ही, और जिसके हमें सबूत भी मिलते हैं कि यहाँ पे बहुत ही लिखित रूप से काम होता था। कोई भी ऐसे हवा हवाई नहीं चल रहा होता था, सब कुछ रिटन रिकॉर्ड्स रखे जाते थे व्यापार के, और प्रॉपर इंटरेस्ट लगता था। जैसे अगर कोई उधार ले रहा है तो उस पर थोड़ा नहीं 33.5% का इंटरेस्ट लगता था, जो कि ना चुका पाने पर दास भी बनाया जा सकता था। तो ये तो बातें हो गई व्यापार की। तो कुछ ऐसी ही बातें थीं जिनके कारण सुमेरियन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग थी और काफ़ी स्टेबल इकोनॉमी थी इनकी। कुछ अन्य बातें भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे 1949 या 1950 में कुछ एक 1700 ईसा पूर्व एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखने को मिलते हैं कि कब ये फसल लगानी चाहिए, कब निकालनी चाहिए। तो वो भी एक आश्चर्यजनक बात थी कि उस समय इन्होंने ये लिखित रूप से बनाया था कि कब फसल को लगाना चाहिए, कब। हम देखते हैं कि एक व्यापारी था जिसके ख़ानदान के हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से भारत से व्यापारिक संबंधों के कथन मिलते हैं हमें। तो कुछ इसी तरीके के एविडेंसेस के हिसाब से हम ये सारी बातों का ध्यान लगाते हैं। ये तो बात हो गई आज के वीडियो में हम सुमेरियन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे सुमेरियन सिविलाइजेशन की धार्मिक स्थिति यानी कि रिलीजियस कंडीशन को एक्सप्लेन करने की। तब तक इस वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, भौकाल मचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।